तो होपफुली तुम लोग को मेरा आवाज़ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी एक बार बता दो, या आ भी रहा है तो बता ही दो। आ रहा है भैया। ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में तुम लोग को होमवर्क दिया, तुम लोग होमवर्क कर लिए क्या? हाँ भैया। लेकिन आज हम लोग होमवर्क डिस्कस नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हमको मैसेज कर रहा था कि उन लोग के पास मॉड्यूल नहीं है। तो फिर आज फिर होमवर्क डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा टाइम और देते हैं। जो लोग नहीं कंप्लीट कर पाए वो कर लो, तो हम लोग एक ही साथ उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, आज के लिए हम लोग ग्रुप 15 पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 पे हम लास्ट एंड किए थे, और ग्रुप 15 से अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को थोड़ा सा आउटलाइन दे देते हैं कि आगे का तुम लोग का कोर्स किस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो, तुम लोग ग्रुप 15 पढ़ोगे तो ग्रुप 15 के पढ़ने के बाद तुम्हारा पी ब्लॉक पूरे क्लास 12 का खत्म हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो एक मेजर जो पोर्शन है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। पी ब्लॉक करने के बाद हम लोग फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे। अगर मतलब हम फास्ट पढ़ाएंगे तो डी ब्लॉक एक लेक्चर का है, मतलब थियोरेटिकली। मॉड्यूल वॉड्यूल को हटा के साइड रख के बोल रहे हैं, थियोरेटिकली सिर्फ एक लेक्चर का है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्लास में, तो इसीलिए एक लेक्चर में हो जाएगा। और उसके बाद आता है एक बड़ा चैप्टर जो है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी है तो हम मेटलर्जी के लिए थोड़ा ज़्यादा क्लासेस लगेगा थ्योरी के लिए ही से। तो हम सोच रहे हैं कि तुम लोग का क्लास और 11 का जो आर बैच है, एक बैच है, उन लोग को साथ में मेटलर्जी पढ़ा देते हैं ताकि हमको वीक में थोड़ा ज़्यादा क्लासेस मिल जाए और तुम लोग का मेटलर्जी टाइम पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मेटलर्जी और डी ब्लॉक, मतलब इसके बाद पहले डी होगा और फिर मेटलर्जी होगा। ठीक है, एफ ब्लॉक का चिंता नहीं करो, एफ ब्लॉक याद करवा देंगे। अगर डी ब्लॉक के टाइम पे समय मिलेगा तो उसी समय याद करवा देंगे, नहीं तो थोड़ा दिन बाद भी याद करवा देंगे। ठीक है, और मेटलर्जी हो जाने के बाद फिर कौन सा चैप्टर बचता है? फिर हमको लगता है सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, सॉल्ट। ठीक है, और कोई चैप्टर बच रहा है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बचता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ पार्ट अतुल सर पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट हम पढ़ाएंगे। हम आइसोमेरिज्म में याद जितना रखना है, या जहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर वो तुम लोग समझ जाओगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे। तो उसमें बेसिकली आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक होता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बहुत लोगों को आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आता है क्योंकि उन लोगों को विजुअलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ये सब डिसाइड करने में, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इसको जनरली याद रखने का सजेशन देते हैं, लेकिन बोकारो में सजेशन कुछ लोग नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पे सबको को हर चीज़ समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो फिर भी हम ये चीज़ तुम लोग को फिर भी बताएंगे किस तरीके से इसको याद रखना है। हम पूरा जनरलाइज करके लिख लिए हैं, मतलब लिखा हुआ है मेरे पास कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, और सब क्योंकि लिमिटेड कंपाउंड्स है तो उसको याद किया जा सकता है। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि पहले तुम लोग इसका समझने वाला तरीका देख लो, क्योंकि समझने वाले तरीके से अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम लोग को ये लास्ट रिजॉर्ट लगेगा और तुम लोग थोड़ा और अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब बस स्टार्ट करते हैं। पहले के लेक्चर्स में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। चलो ठीक है, नहीं है तो देखो, ग्रुप 15 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी और बीआई, बिस्मथ। ये सारे के सारे एलिमेंट है। याद रखने का तरीका तुम लोग को पता है, इतना हमको उम्मीद है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। अब ग्रुप 15 एक ऐसा हमारे पास पीरियड है, ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, होते हैं, और इससे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं मेंस में, एडवांस में
या जितने भी तुम लोग इसके अलावा जो भी टेस्ट दोगे उसमें तुम लोग को पेपर में क्वेश्चन इसका दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस वही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस क्या होता है? तो ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस में बेसिकली हम लोग बना क्या रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली HNO3 बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाए थे उसी तरीके से हम लोग ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस में HNO3 बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसके बनाने का तरीका देखना है। तो इधर भी एक कैटलिस्ट आता है जिसका रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हम लोग NH3 लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराते हैं और इसके बाद इसको प्लैटिनम रोडियम गेज के प्रेजेंस में रखते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का फॉर्म करता है NO। जितने भी अजीब टाइप के रिएक्शन होते हैं ना ग्रुप 15 में, वो NO का फॉर्मेशन करता है। ये तुम्हारा एक अजीब टाइप का रिएक्शन है, NH3O2 NO बना रहा है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। कुछ डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट्स भी निकलता है, इसमें हाइड्रोजन का कंपोजिशन होगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट पे हम लोग को फोकस करना है। यहाँ से ये NO बना, ये नंबर 1 यहाँ पे ये जो कैटलिस्ट है इसको तुम लोग ध्यान रखो। ठीक है, ये जो गेज है ये बिल्कुल इस तरीके का एक जाली जैसा रहेगा, जिसको हम लोग रिएक्शन मीडियम के ऊपर या रिएक्शन मीडियम में डाल के रखेंगे ताकि हमारा कैटालिसिस हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो NO फॉर्म हुआ है इसको हम लोग हाफ O2 से रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारा फॉर्म करता है NO2। ठीक है, अब जो NO2 होता है ये एक मिक्स्ड अनहाइड्राइड होता है। ठीक है, मिक्स्ड अनहाइड्राइड का तुम लोग को मतलब पता अगर नहीं है तो हम बता देते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास कोई एक एसिड है H2SO4। ठीक है, इसका अगर हमको अनहाइड्राइड चाहिए तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग इसमें से 1 मोल वाटर निकाल लेंगे। तो वाटर निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास SO3 2-, तो ये इसका अनहाइड्राइड है। ठीक है, अनायन भी कह सकते हैं, अनहाइड्राइड भी कह सकते हैं, तो ये इसका अनहाइड्राइड है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो NO2 होता है ये एक मिक्स्ड अनहाइड्राइड होता है। मतलब अगर हम लोग ये बेसिकली जब हम लोग कोई दो एसिड में से वाटर निकालते हैं तो सेम प्रोडक्ट आता है, और वो दो एसिड है HNO3 और HNO2। ठीक है, तो ये इन दोनों में से ही वो जब हम लोग वाटर निकालते हैं तो हमारे पास ये चीज़ मिल जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड अनहाइड्राइड कहते हैं। इस टाइप के और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं मिक्स्ड अनहाइड्राइड के, लेकिन वो बेसिकली तुम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखोगे तब वहां पे हो सकता है एक दो एग्जांपल और दिख जाए। ठीक है, इनऑर्गेनिक में अगर जहाँ पे आगे आएगा तो हम तुमको बता देंगे। तो इस स्टेप पे जहाँ पे ये NO2 बना इसमें हम लोग फिर वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड किए तो ये बना है HNO3 और HNO2। ठीक है, ये इस चीज को फॉर्म कर गया। अब क्या होता है, ये जो HNO2 का कंपाउंड होता है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये HNO3 और NO में डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। ठीक है, तो अब सिर्फ इस रिएक्शन और इस रिएक्शन पे फोकस रखो। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग एड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से HNO2 कट जाएगा, यहाँ से HNO2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 प्लस NO। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। अगर एग्जाम में ये रिएक्शन लिख रहा है तो भी सही है, और अगर इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन का यूज भी कर रहा है तो भी सही है। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। ओके, अब अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हमें HNO3 मिल गया जो हमें चाहिए था, तो इसका सिंथेसिस हो गया, और यहाँ से जो NO वापस से प्रोड्यूस हो रहा है ये वापस इस पोजीशन पे वापस चला जाता है। ठीक है,
ये NO के पोजीशन पे वापस चला जाता है, और ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। अब जब तक यहाँ पे ये ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए, क्योंकि NO तो एक्सेस में ही हो गया, वापस NO को हम लोग फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से जनरेट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस में ये पूरा चलते गया, ठीक है। तो यही हमारा ऑसवर्ड्स प्रोसेस, इसका एक एक रिएक्शन को ध्यान रखना बहुत जरूरी रिएक्शन है, ठीक है। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स तुम लोग के लिए लिख दे रहे हैं, इसको तुम लोग अपने नोट कॉपी में नोट करो, ठीक है। इन ऑसवर्ड मेथड water is removed by distillation up to 68% concentrated H2SO4 HNO3 is obtained, ठीक है। तो तुमको ये दिख रहा है, इसका रीजन अगर जानना है तो इसका रीजन ये होता है कि डिस्टिलेशन मेथड हम लोग तब यूज करते हैं, तुम लोग लिक्विड सोल्यूशन पढ़ चुके होगे, क्लास 12 में एक चैप्टर है लिक्विड सोल्यूशन, इसको पढ़ चुके हो क्या? कोई भी बता सकता है। तो यस भैया। पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डिस्टिलेशन के समय तुम लोग एक चीज जरूर सुने होगे कि डिस्टिलेशन हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी एक एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्टिलेशन करते हैं। इसका रीजन लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऑसवर्ड प्रोसेस से जो रिकवर करते हैं, मतलब कंसनट्रेट करते हैं HNO3 को, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी स्टेटमेंट है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने से एक अब यहाँ पे एक रिएक्शन आता है, रिएक्शन विथ HNO3, ठीक है। HNO3 के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब हम लोग को यहाँ पे किस किस के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन पढ़ना है, तो हम वो तुमको लिख के बता देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, इसके साथ हम लोग को HNO3 का रिएक्शन स्टडी करना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली हम लोग के पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतने जो प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, इसके साथ हम लोग को इसको स्टडी करना है। अब सवाल ये आता है कि इसको याद कैसे रखें, और इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेटलर्जी का मतलब, मेटलर्जी में हम कहते हैं कि 30% बस इसी चीज़ से हमारा मेटलर्जी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब याद करने का तरीका देख लो और इसको याद कर लो। लक्ष्मी कांत का सोडियम मांगे आलू। मुझे जान कर आयरन, सन, लेड, कॉपर होगा आगे सोना। ठीक है,
लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे आलू, मुझे जानकर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना। ठीक है, इस निमोनिक को एक दो बार अपने मन में या फिर बोल के देख लो, तो इससे तुमको ये चीज याद हो जाएगा। लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे आलू, मुझे जानकर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग को ये चीज याद हो गया होगा। ठीक है, और नहीं याद हुआ होगा तो तुम लोग क्लास के बाद उसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब अब यहाँ पे ये जो सारे के सारे हैं तुमको दिख रहा होगा कि इसमें मेटल्स हैं। ठीक है, और मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जितने की हम लोग यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे थे, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और वीक, इन तीनों में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन का बेसिस ई नॉट वैल्यू से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग को ई नॉट वैल्यूज याद नहीं है, तो जितना हम बता दे रहे हैं उतना उस हिसाब से तुम लोग उसको याद रखोगे। ये जो ऊपर वाले हैं ये है स्ट्रॉन्ग, SRA लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके नीचे वाले जो है ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके नीचे वाले हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट का क्या, अगर तुम लोग को मतलब नहीं समझ में आता तो कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एलिमेंट है, सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, मेटल ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला मेटल था लिथियम, उसी को पकड़ते हैं। ठीक है, लिथियम क्या करेगा कि लिथियम +1 बनाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा है, खुद कटायन बनाने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा है। ठीक है, और ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अगर कभी भी ये सामने किसी और चीज के साथ आएगा तो वो उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सपोज किसी एक्स के साथ ये सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये इस एक्स को ये क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो लिथियम है इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तुम लोग को इसका मतलब समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग को बस मतलब से अभी काम करना है। चलो ठीक है, तो अब देखो आगे। तो जो लिथियम है, मतलब जो एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो। तो जब तुम लोग इस टेबल को देखोगे तो इस टेबल में तुमको दिखेगा कि यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे एस ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अब 3 रिएक्शन का कैटेगरीज बनेगा। कंसेंट्रेट HNO3, फिर इसके बाद आता है माइल्ड HNO3, या डाइल्यूट HNO3 भी कह सकते हैं, और इसके बाद आता है वेरी डाइल्यूट HNO3। अब ये डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट में क्या अंतर है, तो वो उसमें जो कंसेंट्रेशन है वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, जो डाइल्यूट होता है ये 20% डाइल्यूट का बात हो रहा है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट मतलब 6% वेरी डाइल्यूट का बात हो रहा है, और कंसेंट्रेट की बात करें तो 70% या उससे ज्यादा को बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम तुमको बस ऐसे पूछे कि ये जो लिथियम है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो
तुम लोग 1 मिनट सोच के देखो क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए। मतलब सारे प्रोडक्ट्स का हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो तुम लोग भी गेस कर पा रहे होगे कि ये तो बनाएगा ही बनाएगा। कोई भी गेस किसी के तरफ से? चलो ठीक है, तो हम ही बताते हैं कि ये जो लिथियम है, ये किसी जब मतलब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो तुमको अभी कुछ मतलब केमिस्ट्रीज में लगाने का जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे मेटल है, एक अनायनिक स्पीशीज है, ये कटायन बनाना चाहता है, तो लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा फीजिबल है। एक तो ये चीज फॉर्म होगा, प्लस इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी फॉर्म होगी जो अभी हम लोग को नहीं पता है। वो ये जो एक्स है, ये अभी हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म होगा ये है NO2, यहाँ पे है N2O और यहाँ पे है NO। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे LiNO3 प्लस NO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और NO2 क्या है? ब्राउन गैस। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। N2O और NO ये जब डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट होगा तब फॉर्म होगा। ठीक है, और इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया कंसेंट्रेट HNO3 डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट। ये कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी जब हम लोग HNO3 का रिएक्शन कराएं तो एक चीज तो कॉमन बनेगा। सपोज Mn के केस में MnNO3। ठीक है, अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? तो जनरली 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो MnNO3 होल्ड वाइज बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा जो गैस रिलीज हो रहा है, इस गैस के बारे में अब हम लोग ऊपर फिर से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो इस केस में गैस इवॉल्व होगा ये होगा NO2, डाइल्यूट के केस में होगा NO। ठीक है, और थर्ड केस में होगा नो रिएक्शन। ठीक है, ये चीज। अब पहले इसके बाद जो और आता है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं। पहले तुम लोग इतना नोट कर लो अगर चाहो तो। किसी को यहाँ पे कोई डाउट? तब अब इसके आगे का कहानी सुनो। अब क्या था कि इनिशियल डेज में जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये रिएक्शन इस टाइप में फीजिबल होगा ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने ऐसा देखा कि इस टाइप के रिएक्शंस जो है ये फीजिबल नहीं हो रहे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उस समय था कि जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो NO2 NO और नो रिएक्शन मतलब वेरी डायल्यूट के साथ नो रिएक्शन का कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट। ये जो सारे के सारे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाले कंपाउंड थे ये इसके साथ मतलब कंसेंट्रेट, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के साथ थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज शो करने लगे। ठीक है, और वो क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो वो चीज अब यहाँ पे नोट बता देते हैं। ठीक है, जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट थे ये सारे के सारे भी जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे बिल्कुल वैसा ही गैस को इवॉल्व किए। मतलब यहाँ पे NO2, फिर यहाँ पे N2O और यहाँ पे NO। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को लिखना कि पहले क्या एक्सपेक्टेड था और क्या हमें मिला। ठीक है मतलब बिल्कुल इसी के तरीके से। तो इसी टेबल को जब हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहें तो यहाँ पे Mn, जिंक, क्रोमियम, आयरन और Sn, इन सब के साथ जो होगा ये सेम रिएक्शन देगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं? Pb, Cu, Hg, Ag और Au। ठीक है, ये सारे के सारे जब HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे अब तीन कंडीशन आता है। मतलब फिर से तीन कंडीशन आता है। सबसे पहला कंसेंट्रेट, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट। ठीक है, तो कंसेंट्रेट के साथ हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? बिल्कुल वही NO2। सेकेंड केस में हमें मिलता है NO और थर्ड केस में नो रिएक्शन। ठीक है, पहले लोगों को लग रहा था कि जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें सबके साथ नो रिएक्शन का ही प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही कम रिड्यूसिंग एजेंट है और उतना ज़्यादा रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस टाइप से नहीं हुआ। जब एक्चुअल कंडीशंस में रिएक्शन किया गया तो फिर हमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट देखने को मिले। मतलब जब अगर हम लोग कॉपर का बात करें, कॉपर प्लस HNO3, HNO3 में कौन सा? तो कंसेंट्रेट HNO3 तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा CuNO3 होल ट्वाइस का प्लस NO2 गैस का। ठीक है, इस चीज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे तुम लोग ये चीज देख रहे हो और ये चीज देख रहे हो तो हमारा जो सेंटर फोकस है इस गैस पे रहेगा कि NO2 एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इतने सारे रिएक्शंस मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ रिएक्शन मेंशन है ये कॉपर का, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इसके साथ भी बेसिकली मेंशन नहीं है क्योंकि नो रिएक्शन है तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, और जिंक का हमारे साथ इन तीनों के साथ जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बस एनसीईआरटी में दो रिएक्शन गिवन है, एक जिंक प्लस HNO3 और एक कॉपर प्लस HNO3। कंडीशंस कंसेंट्रेट, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, तो ये दोनों है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इतना तो मेंस के लिए सफिशिएंट होता है, एडवांस के लिए भी इतना सफिशिएंट होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग से एडवांस के पेपर में कुछ अलग कम एलिमेंट्स का रिएक्शन पूछ लेता है। अब वैसे पूछेगा तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग को ये पूरा का पूरा जो टेबल है इसको याद रखना होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और वीक रिड्यूसिंग एजेंट और उसका फिर फर्दर रिएक्शन। तो इसको हम एक और बार तुम लोग के लिए फिर से समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जब हमारा कंसेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? डाइल्यूट से जब रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा? और वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा? तो इस केस में यहाँ पे NO2 का गैस का मतलब इवोल्यूशन होगा और जो साइड प्रोडक्ट है इसका नाइट्रेट वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे N2O और थर्ड केस में NO। ठीक है, अब जब यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट आया तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट कंसेंट्रेट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कैसा रिएक्शन दिया तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। कंसेंट्रेट HNO3 के साथ इसने बनाया फिर से NO2
फिर डाइल्यूट के साथ इसने बनाया NO, और आखिरी वाले के साथ किया इसने नो रिएक्शन। ठीक है, तो इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। चलो ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग के पास अब दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स का क्लासिफिकेशन तैयार हो गया, HNO3 और H2SO4। ठीक है, H2SO4 के साथ तुम लोगों को लास्ट क्लास में सारे के सारे चारिंग रिएक्शंस बताए थे, और HNO3 के साथ यहाँ पे डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और वेरी डाइल्यूट के साथ जो रिएक्शन है वो बता रही है। ठीक है, तो इन दोनों को जो रिएजेंट्स है इसको बहुत अच्छे से यूज करना, मतलब याद रखो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। भैया हाँ भैया माइल्ड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में तो बोले थे कि NO2 NO और नो रिएक्शन देगा ना, हाँ, कुछ और लिख दिया था तो क्या? दोनों एक साथ लिख दिए थे। नहीं, हम तुमको ऐसा कहे थे कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो था, पहले ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत पुराने समय की बात है, 200 साल पहले जब ये रिएक्शंस प्रिडिक्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो मतलब बिफोर डूइंग दैट रिएक्शन एक प्रिडिक्शन किया गया था कि क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। तो प्रोडक्ट्स आने का मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था कि ये वाला आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज भी था, उतना ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी आगे भी नहीं था, तो प्रोडक्ट का इसका प्रोडक्शन किया गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करा, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिले, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ थे सेम टू सेम वही प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल गए। ठीक है, तो हम ये कहें कि जो स्ट्रॉन्ग है और माइल्ड है, इन तीनों के साथ ये वाले प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ चेंज भी कर दिए, हाँ यहाँ चेंज भी कर दिए, और जो वीक है उसके साथ ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया NO2 NO और नो रिएक्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, इसको हम तुम लोग को यहाँ पे बता देते हैं। PB3O4 प्लस HNO3, ये फॉर्म करता है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस PbO2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे हम लोग कलर देखने को मिल जाता है। ये जो हमारा है Pb3O4, ये हमारा रेड कलर का होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास PbO2 होता है ये ब्राउन कलर का। उठाया हुआ है। ठीक है, जो रेडॉक्स वाला बताए थे वहां से हम उसको पिक किया। इस चीज को ध्यान में रखना, पूछा भी जा चुका है 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट है, तो उसको सुनो। जैसे तुम लोग डेफिनेटली एक फैक्ट तो तुम लोग ये सुने ही होंगे कि जैसे अल्मोनियम है, इसको जब हम लोग HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो ये एक पैसिव लेयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, पैसिव लेयर क्रिएट कर देता है जिसके बाद फिर आगे फर्दर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये फैक्ट हमको उम्मीद है कि तुम लोग सुने होंगे, नहीं सुने हो तो अभी इसको और एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे अल्मोनियम प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 को जब हम लोग लेते हैं तो ये अल्मोनियम के ऊपर एक अल्मोनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है, जो कि इनर्ट होता है नेचर। ठीक है, तो इसको इनर्ट लेयर भी लिख देते हैं। ये बेसिकली अल्मोनियम ऑक्साइड का ही होता है। अब इसके वजह से इसमें जो यहाँ पे बचा हुआ कंसनट्रेटेड HNO3 है, ये इससे रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब अल्मोनियम के कोर तक रीच नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना। ये चीज मतलब उनको ये चीज
तुम लोग सुने होंगे क्योंकि ये 10 क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ अल्युमिनियम नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो वो बता देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट, मतलब ये जो है एक लेयर फॉर्म कर देता है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली तुम लोग को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसके लिए भी हम एक थोड़ा सा न्यूमोनिक तुम लोग को बता देते हैं। ठीक है, हम लोग उसको ऐसे ही याद रखते थे कि फिर आलू करी कोई नहीं, अब AUPT। ठीक है, फिर आलू करी कोई नहीं, अब AUPT। जो लोग भी बाहर से आया होगा यहाँ पे रहने के लिए तो लोग देखता होगा कि मैस के खाने में सिर्फ आलू और करी मिलता है, तो इसी पे ये छोटा सा फिर आलू करी कोई नहीं, अब AUPT। ठीक है, ये सारे के सारे जो HNO3 है इसमें डिजोल्व नहीं करते, इसका मतलब इससे प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, कोई भी अगर हम लोग नॉन मेटल ले लें, नॉन मेटल का फॉर एग्जांपल P4 ले लें, I2 ले लें, एसिड ले लें, कार्बन ले लें, कोई भी नॉन मेटल उठा लें, ये सारे के सारे जो हम वही उठा रहे हैं जो NCERT में गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल ले सकता है। इसको अगर हम लोग HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अगर तुम लोग सोचना चाहो तो 10 सेकेंड लो और एक बार सोच के देखो, फिर हम आंसर को बता ही दें। तो ये बेसिकली जो है ये कंसेंट ये जो नॉन मेटल है, कोई भी नॉन मेटल, और ये जो कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है ये बनाएगा इस नॉन मेटल का एक एसिड, एक एसिड ऑफ दिस नॉन मेटल प्लस NO2 गैस इवॉल्व होगा। ये बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे P4 को जब हम लोग कंसेंट्रेट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, कंसेंट्रेट HNO3 से हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फॉस्फोरस का एक एसिड, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, इसका मतलब है H3PO4 प्लस NO2। ठीक है, जब हम लोग आयोडीन को कंसिडर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आयोडिक एसिड, मतलब HiO3 प्लस NO2। ठीक है, जब एसिड को हम लोग कंसिडर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2। और जब हम लोग कार्बन को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, इसका एक एसिड जो कि होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस NO2। ठीक है, अब मजेदार बात क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात की, तो ये तुरंत टूट जाता है CO2 और H2O में, तो ये फॉर्म कर देता है, मतलब जो फाइनल रिएक्शन इसका निकल के आता है कार्बन प्लस कंसनट्रेट HNO3 ये फॉर्म करेगा CO2 NO2 H2। देख रहे हो, सिर्फ गैस ही गैस है। ठीक है, ये इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
10-15 मिनट। एक मिनट तुम लोग रुको। हाँ, विंडोज करप्ट कैसे होगा? पंद्रह मिनट बस बोलिए, 15 मिनट रुकना तो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लेना तुम लोग, यहाँ पे NO फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे NH3 फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज का तुम लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन वाले टेबल पे करेक्ट कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। NO2, N2O और NH3, ठीक है। NH3 की जगह तुम लोग को किसी किसी क्वेश्चन में या किसी किसी बुक में NH4 NO3 भी लिखा हुआ दिखाई दे, तो ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। सेम चीज इसलिए है क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे नाइट्रेट है और वाटर है, तो रिएक्ट करके ये चीजें फॉर्म कर देगा, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पे जब रिएक्शन और देखेंगे तो तुम लोग को ये चीज समझ में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे इसको जरूर करेक्ट कर लो, NH3 फॉर्म होगा, NO फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। याद रखने का तरीका भी हम इसमें बता देते हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसका है +1 और इसका होता है -3, तो यहाँ से इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। हाँ, 4-13 का काटा, मतलब 4-1 - 3 इस टाइप से हम लोग याद रखते थे, गाना था 4-13 का काटा, तो इसीलिए हम लोग इसको इस टाइप से याद रख लेते थे, ठीक है। और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +2 और यहाँ नो रिएक्शन होता है, तो मतलब मान सकते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको याद रखते थे 420, ठीक है। तो इन दोनों नंबर से 4-13 का काटा और 420 से तुम लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। 413 और 420। तो ये चीज हो गया। अब इसके आगे हम लोग कुछ और भी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देखने से पहले कुछ सॉल्ट एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स तुम लोग को यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट को हीट करने पे हम लोग को क्या मिलता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग के पास अभी इतना सारा हम लोग रिएक्शन यहाँ पे करा है, यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, एक नाइट्रेट सॉल्ट मिल रहा था। अब इस नाइट्रेट सॉल्ट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अब हम लोग इस टॉपिक के अंडर देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑन हीटिंग गिव्स NO2 प्लस O2, ठीक है, एक्सेप्ट Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और NH4 प्लस और एक और सॉरी सीजियम प्लस, ठीक है। मतलब फर्स्ट ग्रुप और अमोनिया, ठीक है, लिथियम नहीं होता। तो ये सारे के सारे जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये हमें देते हैं CO2, सॉरी NO2 और O2, ठीक है। ये चीज है। So all nitrate salts on heating gives NO2 plus O2 except these all salts। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई और सॉल्ट ले, जैसे PB का सॉल्ट ले ले, PbNO3 वोल्ट वाइज, जो कि अभी हम लोग के पास दो रिएक्शन पहले ही बना था यहाँ पे, इसको अगर हम लोग वापस फर्दर हीट करने लगे तो हमारे पास क्या बनेगा,
हमारे पास बनता है NO2 और CO2, ये दोनों चीजें तो बनेंगी। इसके साथ साथ एक ऑक्साइड भी बनता है PbO, ये वेरिएबल होता है, ये मतलब कंपाउंड के साथ वेरी करते जाता है, ठीक है। ये चीज सबके लिए फिक्स है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम तुमको सिर्फ वही सब बता रहे जहाँ पे चीजें वेरिएबल आ रही है। एक यहाँ पे हो गया, एक AgNO3 को जब हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये फॉर्म करेगा Ag2O प्लस O2 प्लस NO2, ठीक है। इतना कॉमन हुआ, ऑक्साइड ही बना। लेकिन यहाँ पे इस ऑक्साइड का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो ये क्या करता है, ये तुरंत ब्रेक कर देता है Ag प्लस हाफ O2 में, ठीक है। Ag और हाफ O2 में तुरंत ब्रेक कर जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन इसका लिख के आता है वो होता है Ag प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो मिल रहा है ये सिल्वर हम लोग को डायरेक्टली मिल रहा है। मतलब अगर तुम जमीन खोद रहे हो और वहां से तुमको सिल्वर नाइट्रेट मिल रहा है, तुम सिल्वर नाइट्रेट से डायरेक्टली सिल्वर निकाल सकते हो, बाजार में बेच सकते हो, ठीक है। ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब हम लोग अगर MnO3 ले, मतलब मेटल और नाइट्रेट, यहाँ पे M क्या हो सकता है, ये M है हमारा Na प्लस, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस और NH4 प्लस। ये सारे के सारे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे और इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हमारे पास फॉर्म होगा MnO2 प्लस O2, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्म होगा। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना। ये बिल्कुल, ये जो हमने सबसे पहले ये लाइन लिखा था, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। All nitrate salts on heating gives NO2, O2 except these all, ठीक है। इन सब के अलावा सारे के सारे NO2 और O2 देते हैं। अब यहाँ पे ये जो MnO2 फॉर्म हो रहा है, इस MnO2 को भी अगर हम लोग बहुत ज्यादा हीट कर दें, बहुत ज्यादा हीट कर दें, तो ये M2O प्लस N2 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास एक और चीज आ गया। तो आज के लिए हमको लगता है तुम लोग के लिए बहुत सारा रिएक्शन हो गया, क्योंकि अभी हम लोग के पास कुछ मतलब पी ब्लॉक, मतलब इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शंस हमें याद करने हैं। एक तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, इसी में बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं। फिर कुछ कुछ लैब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और फिर फॉस्फीन के बारे में जो भी बातें हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारी बातें हैं, तो इसको हम लोग को देखना है। जो हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत समय से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में हम तुमको थोड़ा सा ब्रीफ कर, मतलब फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। क्यों आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का हम लोग उसके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में देखे थे। ग्रुप 15 का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 15 में NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, ठीक है। जो BiH3 होता है, इसको हम लोग अपने जो सीक्वेंस है इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम NCERT में इसके बारे में बहुत क्लियर कट कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, सबसे पहले मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब सबसे ज्यादा होगा SBH3 का, और सेकेंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ NH3 में हो रहा है, तो इसका जो इफेक्ट होता है ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, PH3 NH3 ASH3 और SbH3, इस सीक्वेंस में इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम फाइनली लिख भी देते हैं PH3 NH3 ASH3 और SbH3। ठीक है, इस सीक्वेंस में इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में ये डायरेक्टली सबसे आगे आ जाता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको अपने से लिख लेना। तो ये था थोड़ा मोड़ा ग्रुप 15 इसके बारे में। और कुछ रिएक्शन तो है, लेकिन आज के लिए हमको लगता है तुम लोग बहुत सारा रिएक्शन पढ़ चुके हो, तो एक बार इसी सब रिएक्शन को हम रिकॉल करा देते हैं या रिकैप करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना रिएक्शन को सम अप करना भी तुम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े सबसे पहले यहाँ पे ऑसवर्ड्स प्रोसेस के बारे में। ऑसवर्ड्स प्रोसेस में NH3O2 प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट NO फॉर्म कर रहा है, NO प्लस हाफ O2 NO2 फॉर्म कर रहा है। NO2 मिक्स्ड अनहाइड्राइड है, मिक्स्ड अनहाइड्राइड है, तो जब इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनाएगा HNO3 और HNO2। ठीक है, HNO2 फिर डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा क्योंकि बहुत वीक होता है, मतलब बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए HNO3 और NO में डिस्टॉप कर जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे फाइनल रिएक्शन मिलेगा कि जो हम लोग को तब मिलता है जब हम लोग HNO3 को NO2 को वाटर में डालते, जो कि है HNO3 प्लस NO। ये जो है ये वापस से रिसाइकिल कर जाएगा और यहाँ पे ये रिएक्शन कंटिन्यू फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग बात की कि 68% कंसंट्रेटेड HNO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे रिएक्शन विद HNO3 कौन कौन सा चीज़ों का हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है, इन सबका रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। लेकिन NCERT में क्या क्या चीज़ गिवन है सिर्फ, तो NCERT में सिर्फ गिवन है कॉपर और जिंक, एक माइल्ड और एक वीक, इसके अलावा हमें कुछ नहीं गिवन। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन करेंगे हम लोग कंसनट्रेट, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के साथ, तो हमें पता है क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, फिर N2 और NH3, ये फॉर्म होगा। ठीक है, याद रखने का तरीका 4-13 का काटा। ठीक है, ये हम लोग का याद रखने का तरीका है 4-1-3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर जो है ये यहाँ से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग कॉपर को देखेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेट और डाइल्यूट के साथ से देखेंगे तो कंसंट्रेट के साथ हम लोग को वापस से मिल रहा है NO2 और डाइल्यूट के साथ मिल रहा है NO। ठीक है, और वेरी डाइल्यूट के साथ नो रिएक्शन है, तो इसको याद रखने का तरीका 420। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने रेडॉक्स के चैप्टर से उठाया है, रेडॉक्स चैप्टर से हमने ये उठाया कि PbO4 को जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास PbNO3 प्लस PbO2 फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा एक साइड रिएक्शन। अब यहाँ पे जब हम लोग कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो वहाँ पे ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म हो जाता है और वो प्रॉपर्ली HNO3 में डिसॉल्व नहीं कर पाता। तो वो कौन कौन से है, फिर आलू करी कोई नहीं, अब AuPt। ठीक है, मतलब आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये रिएक्ट करते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं HNO3 के साथ पूरे तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा नॉन मेटल का रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ, ये फॉर्म करता है इसका एक एसिड और NO2 गैस। सबसे इंपॉर्टेंट केस कार्बन, जहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है जो फर्दर CO2H2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हीटिंग ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट। अब इस जो ये हमारे पास नाइट्रेट सॉल्ट है, इसके हीटिंग पे हमें क्या मिल रहा है, तो नाइट्रेट सॉल्ट के हम लोग को हीटिंग में मिलता है ऑक्साइड NO2 O2। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप और अमोनिया के केस में हम लोग को ऐसा देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट ग्रुप और अमोनिया के केस में हमें मिलता है मेटल नाइट्राइट MnO2।
प्लस O2, MnO2 और O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा जो हमने आज इतने सारे रिएक्शन सबमिट किया। आज हम लोग ने मोर देन 30 रिएक्शन तो पढ़े हैं। तो बस तुम लोग के लिए इतना सा छोटा सा काम है कि सारे के सारे जितने रिएक्शन है उसको ऑन पेन पेपर एक बार लिखना। ठीक है, इस तरीके से मत लिखना, इस तरीके से सारे के सारे को लिखना, जैसे लिथियम प्लस कंसिडर्ड HNO3 डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के साथ क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो उससे तुमको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएगी। तो इतना कर लेना तो तुमको कम से कम आज का लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ फैक्चुअल रिएक्शन से बात किए और ग्रुप 15 में और कुछ है भी नहीं, सिर्फ रिएक्शन है। अभी बहुत सारे रिएक्शन और बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, और चाहो तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसे 5 से 6 मिनट का ही चीज बचा है रिएक्शन वाइज से। अच्छा, एक चीज और, SiO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, SiO2 का स्ट्रक्चर हमको लगता है मेरे कॉपी में गलत बना हुआ है, तो इसीलिए अब तुमको एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बेसिक यूनिट है और ये इसके आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे O O O और यहाँ पे एक और ऑप्शन, तो इसी तरीके से ये बाकी आगे रिपीट होते जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे कॉपी में इसके बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ था जो कि गलत था। ठीक है, एक 11th क्लास के बच्चे ने इसको पॉइंट आउट किया था कि मेरे नोट्स में जो बना था वो गलत था और जो हम क्लास में बता रहे थे वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इससे हमको सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है कि वो लोग थोड़ा सा तुम लोग से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन को बैलेंस आउट करो, तुम लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, ये इसका बेसिक रिपीटिंग यूनिट है, मतलब ये नहीं, ये इसका बेसिक रिपीटिंग यूनिट होता है और यही आगे रिपीट होता जाता है। अब तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम लोग अब पूछ सकते हो। 5 मिनट हम लोग शांति से बैठेंगे, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है और नहीं है तो निकल सकता है। भैया, हाँ, नाइट्रोलियम और ब्रेटा वाटर क्या होता है? नाइट्रोलियम और ब्रेटा वाटर, हाँ, स्पेल, अच्छा, BARYTA। ब्रेटा बार्टिया वाटर। वाइट शायद। ठीक है, और नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम का तो एक फॉर्मूला होता है, कभी याद नहीं। बार्टिया वाटर शायद से POH होल्ड वाइज का जो वाटर होता है उसको बार्टिया वाटर बोलते हैं। एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा।
वही होता है बार्टिया बॉटल, तो यही होता है BaOH होल ट्वाइस का के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग बार्टिया वाटर कहते हैं, ठीक है। और नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम शायद से हाँ, ये याद होना चाहिए था, हमको भी याद होना चाहिए था, CaCN2 बोलते हैं इसको। अब नाइट्रोलियम आया ही है तो इसका एक रिएक्शन भी बता देते हैं। CaCN2, ठीक है। CaCN2 को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है ये चीज़ें फॉर्म करता है। मतलब बेसिकली जो हमारा प्राइम कंसर्न है कि यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, NH3 फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ज़रूरी है, तो ये देख लें। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। भैया वो जो रिड्यूसिंग एजेंट का सीरीज था वहाँ पे बेरियम भी आता है ना? बेरियम, बेरियम या बेरिलियम, बेरियम पहला वाला। देख लेते हैं। उसमें सिर्फ बेरिलियम ही मतलब बेरियम ही नहीं आता, उसमें बहुत सारे अनायंस भी आते हैं, ठीक है। अनायंस भी आते हैं उसमें, बेरियम भी आता है। लेकिन ये वो सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हम लोग को इम्पोर्टेंट यूज आएगा हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेटलर्जी चैप्टर में और इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, इस बस इस रिएक्शन सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो बेरियम भी आता है, बेरियम भी कहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए। शायद पोटेशियम के बाद आता है। अच्छा ठीक है, तो पोटेशियम के बाद आता है। मतलब हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे आता है, मतलब हम साइज के ऑर्डर पे सोच रहे हैं, किस हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ आ सकता है। एक बार चेक कर लेगा, हम भी चेक कर लेंगे। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन भी आता है, H+ भी आता है, और H+ यहाँ पे कहीं पे आता है, इस पोजीशन पे, ठीक है। ये तुम लोग को वो डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा जो कंपाउंड है एनोड पे जाता है कि कैथोड पे जाता है, ठीक है। वो तुम लोग को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। और कुछ? भैया एक ग्रुप 18 में एक क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें था कि विच कंपाउंड इज एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव, हाँ। हाँ, तो उसमें जेनॉन का जो कंपाउंड्स बनता है तो सिर्फ जो ऑक्सीजन के साथ होता है वही एक्सप्लोसिव होता हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। है। आपके कॉपी में फ्लोरीन भी लिखा हुआ था भैया। क्लोरीन का कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ मतलब बॉन्डेड है। मतलब उसमें था कि जेनॉन के सिर्फ वही कंपाउंड एक्सप्लोसिव होते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो। सिर्फ और ऑक्सीजन ही उसमें होना चाहिए, रुको एक मिनट। और उसमें टिक्ड था XeF4, XeO4 और XeO3। XeF का कोई कंपाउंड टिक नहीं ना होगा? नहीं, नहीं तो वहां से वो चेंज कर लेना, फ्लोरीन नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स होता है, वरना वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स है, वो चेंज कर लेना, भी उसको चेंज कर लेना। और तुम लोग को कुछ और अगर इनपुट का ज़रूरत हो तो हमको बोल सकते हो, या सर को भी बोल सकते हो, कोई भी किसी को बोल सकते हो, तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, हम लोग फिर कल तो तुम लोग का क्लास ही शेड्यूल नहीं है, कल तुम लोग का टेस्ट है क्या? हाँ ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं अभी क्या होता है, हम
सोचे सर को बोलने का कि अभी सिर्फ मतलब जो तुम लोग का बैच है वही हम लेंगे और किसी का नहीं लेंगे, तो तुम लोग के साथ थोड़ा क्लास ज़्यादा मिल जाएगा तो हम लोग जल्दी से कोर्स खत्म कर पाएंगे और डिस्कशन भी कर पाएंगे। अभी डिस्कशन नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। जैसे आज के लेक्चर में, अच्छा सब तुम लोग के पास मॉड्यूल तो है ना, मतलब होपफुली तुम लोग के पास मॉड्यूल होगा, नहीं है तो होमवर्क कंप्लीट कर लेना। हम लोग नेक्स्ट वीक उसको तो पक्का से डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर अभी एंड करते हैं।